Ji, Assalamu alaikum to my all students, and I already sent the two-time reminders that your class will be start at 9 a.m. morning on 13 December, but a very few students are here, so our lecture is going to be recorded. So you don't need to worry. Inshallah, ta'ala, I will upload this lecture on the. I will give you a link, and you can watch this lecture. So what we are supposed to learn here today? Our topic is the फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द बुक। बुक मीन्स दैट यू आर सपोज टू कंसल्ट, वी आर कंसल्टिंग द बुक फ्रॉम द, आई थिंक हिज नेम इज डॉक्टर भट्ट साहब हैं कोई। चलें। डॉक्टर सफदर अली भट्ट। हाँ, सफदर अली भट्ट साहब, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, जी, ये आज का जो टॉपिक है ना, वो रेलेवेंट टू स्पेसिफिकली फाइनेंस से है। तो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना, कंपनी के लिए क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये जी आपको मैं बताता चलूँ, तो कहता है कि ये एक ना लीगल नेसेसिटी है कि हमें हर साल में ना एक कंपनी को जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना पब्लिश करनी होती है। उसकी वजह ये है कि उसमें कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो बेसिक बेसिक अभी चीज़ें बता रहा है। इसमें ये है कि 3 ब्रॉड सेक्शंस होते हैं। एक होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, नंबर 2 पे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड पे होती है ऑडिट रिपोर्ट। तो ये 3 चीज़ें हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डायरेक्टर क्या रिपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मज़ीद जो है ना 4 हिस्से होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, ये हम देख चुके हैं पहले। बट हम देखते हैं इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में कि व्हाट ही इज़ गोइंग टू टेल अस। तो जी डायरेक्टिव क्या है? वो एक नरेशन देंगे, वो वज़ाहत देंगे अपने तमाम चीज़ों की जो उन्होंने किया है। वो पहले नंबर पे क्या बोलते हैं कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फर्स्टली परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है जी। ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिव्यूज दिए जाएंगे। देखें, जो जो ऑपरेशन हो चुके हैं उनका रिव्यू तो हमें डायरेक्टर्स ने देना है। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उनके बारे में रिव्यू, कोई डिसीजन मेकिंग, वो भी डायरेक्टर्स देंगे। सेकेंडली असेसमेंट क्या है कि इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अपने पास डाटा की बेस पे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं। एक्सपेक्टेशंस यानी कुछ प्रोबेबिलिटी मेथड यूज किया जाता है। कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्यूचर के भी बताए जा सकते हैं। कोई ग्राफ, कोई फिगर ऐसा दे दिया जाता है कि हम इंशाल्लाह इस टारगेट को अचीव करेंगे। थर्ड पे क्या है? स्टेटमेंट अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज। वो उसमें मेथड्स के बारे में बताता है, कंपनी पॉलिसीज के बारे में बताता है, उनकी स्ट्रेटेजी बताता है, यानी लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताया जाता है। तो कहते हैं इसको बड़ी ग्रेट केयर से लिखा जाता है। ग्रेट केयर इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स को हमने टारगेट करना होता है, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अ नंबर ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स आर इंसर्टेड। आपको पता है ग्राफ्स जो हैं वो बार चार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, वार चार्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी ओपन एंड हाई लो चार्ट्स होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी देता जाऊं क्योंकि बैक एंड लेक्चर्स हमारे पास जो पड़े हैं ना, दैट दैट आर द मोर सूटेबल लेक्चर्स। ये हैं तो थोड़ा सा हमारे पास टीचिंग डाटा, मेरा जो जो मैं कोर्स डिफरेंट पढ़ाता हूँ उनसे रेलेवेंट है। बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज़ें दिखाता चलूँ। मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एक फोल्डर को, टीचिंग डाटा के नाम से। जी, लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर दिया था, उसमें हमने ना स्पेसिफिकली चार्ट्स बताए थे। क्योंकि चार्ट्स की बात आ गई है हमारे पास, तो हम ये देख लेते हैं कि चार्ट्स होते क्या हैं। ये एक चैप्टर तो अजीब था, इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी ये भी नहीं है, इससे पुराना जो है होगा हमारे पास। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास अभी आएगा नेक्स्ट में।
ये देखें यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट्स हमने देखा है, क्या है, लाइन चार्ट आ रहा है, बार चार्ट आ रहा है और कैंडल स्टिक चार्ट आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको मजीद क्लियर होगा। अच्छा ये तो है ना जी इस तारीख का, इसके ऊपर इवन के चार्ट्स पे ना हमने एक बाकायदा तौर पे ये एक दूसरी क्लास का है, ये आपकी क्लास का नहीं है, ये बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रेलेवेंट है। ये देखें जी ये बार चार्ट है, हमने देखा ये चार्ट लाइन चार्ट है। तो ये यानी इस किस्म के फिगर्स जो है ना बैलेंस शीट में वो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाले जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डाले जाते हैं। ये देखें ये जो है ना ये OHLC चार्ट होते हैं, ओपन हाई लो पोजीशन को बता रहा है। आपको पिक्चर सामने दिखाई दे रही है ना? तो बेसिक मकसद क्या होता है हमारा, हमारा अंडरस्टैंड करना। ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट होता है, तो ये इवन के डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देते हैं हमें अगर हम देखना चाहें तो। अच्छा जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग में वो किस किस्म की चीज़ों को डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तमाम स्टूडेंट्स आप मेरी बात, आज एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये आज का जो चैप्टर है दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या होती हैं। ये भी हमारा बेसिकली हिस्सा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। आप जो डिग्री कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की या MBA की, बिजनेस की, अगर आपका मेजर फाइनेंस है तो, या आपने BCom किया है, अगर आप तमाम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीख लें, इसके कंटेंट्स को देखें, इस चैप्टर को आप डीपली अंडरस्टैंड करें इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मेथड्स आ जाते हैं कि इसके कैसे ग्राफ्स बनाना, इसमें चार्ट्स को डालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डालना, आप अगर ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं आपको पता होगा। आई थिंक आजकल ये बड़ी आपको पता है कि IT इज द इमर्जिंग फील्ड लाइक फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में कौन सी वेबसाइट्स हैं, freelancer.com, guru.com, fiverr.com, इसके अलावा भी है upwork.com। तो ये तमाम वेबसाइट्स जो मैंने नाम लिया, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन काम देती हैं। आप ऑनलाइन काम हासिल करने के लिए आपके पास स्किल जो है ना वो एक होना चाहिए, एक, जस्ट वन स्किल। आप उस अपने एक स्किल में ना अपने एक्सपर्ट हो, आपको महारत होनी चाहिए। आपको डाटा एक्सेल की शीट्स बनाना है तो एक्सेल को सारा सीख लें, स्प्रेड शीट्स को सीख लें। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट कंपनीज की हजारों वेबसाइट, ये एक पब्लिश डॉक्यूमेंट है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देखें देखें। अपवर्क में जाएं, उसमें जो जो मैंने अभी वेबसाइट्स का नाम लिया, इनमें जाएं, आप उनको बिड दें कि हाँ जी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूँ और मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। यानी ये हमारी डिग्री को ना यूटिलाइज हम तभी करेंगे जब हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी कामयाब होंगे अपनी फील्ड को यूज करते हुए। तो अगर आपको ये मेथड आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशन पोजीशन एंड द कैश इनफ्लोज एंड द आउटफ्लोज। ये आपको तमाम किस्म के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी कंपनी के लिए बना देते हैं वो आपको हजारों डॉलर में इसका पे करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है। अच्छा हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। द सेकंड सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट कंप्राइजेस ऑफ फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेमली क्या है, एक तो बैलेंस शीट होती है, एक इनकम स्टेटमेंट होती है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है और चौथे नंबर पे स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द इक्विटी है। तो चार स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा चार स्टेटमेंट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ। इशरत मकसूद जो है ना अकाउंटिंग से हैं। इशरत मकसूद आप ना सब बच्चों को ये बता दें कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। आप तो बनाती हैं, आपने मुझे बताया था कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। जी बताएं, एक एक मिनट है आपके पास। सर इनकम स्टेटमेंट मैं अभी इसको अकाउंट्स में जरूर काम करती हूँ, अभी उस पर मैंने काम नहीं किया, लेकिन यह है कि इनकम स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा जो है ना प्रॉफिट में से जो हमारे पास इनकम है उसमें से हमारे एक्सपेंस निकाल के जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग बनते हैं वो हमारी जो है ना वो रेवेन्यू में शामिल होते हैं।
जी इन्होंने बिल्कुल जी ठीक बताया। उसमें सब स्टार्ट ऑफ ऑल हम रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू में जो है ना कॉस्ट भी शामिल होती है, तो इसका मतलब है हम जो अशिया हमारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं वो उसमें से कॉस्ट को कम करेंगे तो फिर हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होगा बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि हमने अब 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है। तो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हमने देखना है तो मुझे फिर से एक दफ़ा जाना होगा एक अपने किसी लेक्चर में, और लेक्चर में से आपको बताना होगा कि एक्चुअल में होता क्या है इनकम स्टेटमेंट। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू ओपन दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू आवर टॉपिक। हाँ नहीं ये भी नहीं है जी, एक सेकेंड मुझे ओपन करने दें काइंडली वो जो कि हमने। अच्छा मैं देख रहा हूँ बच्चे, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी ये आ गई है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। देखें जी आपको दिखाई दे रहा है ये पेज। जी सर। ये देखें जी ये बार्लेट कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है। अब हम मैंने मेरा मकसद है आप लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखाना कि होती क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्या है बच्चे ये तमाम आप सुने। सबसे पहले क्या है सेल्स रेवेन्यू, हमने सेल आउट किया स्टफ को। फिर उसमें से क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये जो ऊपर अशिया बिक चुकी हैं उनकी लागत हम निकाल देंगे उसमें से, तो हमारे पास क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर क्या हुआ, फिर ऑपरेशंस भी तो चल रहे होते हैं कंपनी में। ऑपरेशंस मीन उसमें काम कर रहे हैं लोग, आप एज अकाउंट्स इंचार्ज हैं, कोई बंदा फाइनेंस का है, कोई बंदा मार्केटिंग का है। वो देखें जी वो सेलिंग एक्सपेंस होगा हमारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग बैठे होंगे, लीज एक्सपेंस होगा, कोई हमने एसेट लिया था लीज पे लिया था उसको पेमेंट्स करनी है। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होगा। डेप्रिसिएशन ये होता है जी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स। आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन होती है, उनकी वैल्यू में जो कमी आती है दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। आपको एक बात बताता चलूं, हमेशा लैंड में जो है ना वो डेप्रिसिएशन नहीं होती, बाकी तमाम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन होती है। तो हमें पता चला कि टोटल ऑपरेशन एक्सपेंसेस $239 हो गए हैं। फिर हमारे पास जो आएगा उसको हम नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का, ठीक है, यानी ऑपरेशंस के बाद वाले प्रॉफिट। कैन यू हियर मी? यस सर। तो उसमें फिर ये हो गया। नेक्स्ट इसमें से क्या है कि हमने एक्सपेंस को भी माइनस करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो अब पता चला जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो बिफोर टैक्स आ गया। अभी हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया, मिसाल के तौर पे हमने बैंक से लोन लिया था ना जी, हमने उसको डेल कर दिया, डिलीट किया, तो हमारे पास इनकम आ गई। अब हमारे हमने जो भी हुकूमत वक्त होती है वो जो है ना, एक सेकंड मुझे होल्ड कीजिए, आप एक सेकंड होल्ड कीजिए। उजैर बेटा पानी तो ला दे मुझे, एक सेकंड मुझे एक सेकंड होल्ड कीजिए। अच्छा सॉरी बच्चे मैं थोड़ा सा ना बिजी था। अच्छा चलें, अब क्या होता है जी डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझा दिया कि ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ये अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है। तो तभी हम डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज मेरी जो ऑलरेडी लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं उनको मैं ओपन करके आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट आते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए, इंटरेस्ट था वो भी हमने दे दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है ये यहाँ पे जी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, पता चला कि 29% तो हमारा टैक्स रेट है हमें पे करना है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ जाएंगे। जी समझ आ रही है? नींद में तो नहीं जी है अभी? सर। जी सर। नहीं नहीं यस नहीं सर। नहीं सर। बहुत ही आसान होता है जी।
कोई फील्ड जो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, हर जगह पे मेहनत चलती है, और मेहनत में ये होता है कि अब अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वाज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी in the start, but I done my PhD in economics and finance, so you can understand that everything is possible। मैंने टारगेट्स को अचीव किया, ऐसे आप समझें बेटा इस चीजों को। अब आगे क्या आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स। अब जो हमारे पास, हाँ सॉरी, उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक वालों को हम पैसे देंगे। याद करें जो मैं क्लास में दिन रात आपको कहता था कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो कहते हैं हमें फिक्स डिविडेंड मिलना चाहिए, फिक्स इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अब क्या हमें साबित हुआ कि जो ऐसी, अब उनको डिविडेंड भी देना है जी। डिविडेंड हम उनको, यानी टैक्स, हमारी जो आमदनी जितनी भी थी, देखें हुकूमत ने उस पर टैक्स ले लिया, उस टैक्स के बाद ही हमेशा जो है ना डिविडेंड निकाला जाता है। फिर जो है ना उसको डिविडेंड दे दिया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो फिक्स पे था। फिर पता चला हमारे पास अर्निंग पर शेयर हो गया, यानी ईपीएस। ईपीएस क्या होता है माय ऑल स्टूडेंट्स? ईपीएस इज मींस दैट अर्न पर शेयर। ऐसी आमदनी जो कि हर शेयर ने कमाई, वो थे $2.90 ये यहाँ पे आ गया। फिर क्या है बचे, डिविडेंड पर शेयर कितना है? डिविडेंड पर शेयर में जो है ना 1.29, ये कैसे आया भला? अब इसमें से जो आमदनी हमारे पास आई ना, एक एक शेयर की आमदनी आ गई हमारे पास, इनकम आ गई, उसको उसमें से ना कुछ पैसा हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी जो मैं बता रहा था, वो डिसीजन लेते हैं कि कुछ ना री इन्वेस्ट कर दें हम पैसे। उसको रिटेन अर्निंग बोला जाता है, री इन्वेस्टमेंट जो की जाती है दोबारा कंपनी में। तो इसीलिए डिविडेंड वो कहते हैं कम अदा करें, फुल की फुल जो अर्न किया है वो डिविडेंड की फॉर्म में नहीं जानी चाहिए। जी कुछ समझ आया? सर आपने जो अर्निंग पर शेयर बताया, ये हम किसी भी शेयर पे प्रीमियम की सूरत में अर्न करते हैं या कोई और तरीका होता है? बट अभी जो ये वैल्यू है ना, इसमें तो बच्चे ये है कि जो कंपनी ने जितनी अमाउंट, जो प्रॉफिट हुआ, वो तो अभी शो ऑफ करवा रहा है अर्न पर शेयर, ये आपको दिया नहीं जाता मौके पे। ये कंपनी की सर जो टोटल। अर्निंग पर शेयर, पूछो। अर्निंग पर शेयर जो है ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे जो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसको हम जितने भी शेयर्स इशू होते हैं हमारे प्रेफर्ड या कॉमन, उस पे बिल्कुल इसको बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। ये मैं भूल गया बताना, जो आमदनी आई है ना 221, इसको हमने ना नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आएगा। ठीक है? सर टोटल नंबर ऑफ ओके शेयर या ओके सर। कॉमन और प्रेफर्ड? प्रेफर्ड को निकाल देंगे। उसकी वजह ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक जो था हमारे पास, उसको हम ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हैं। ठीक है जी। ओनली कॉमन स्टॉक्स, कॉमन जो होगा जी स्टॉक जी उसको लेंगे, प्रेफर्ड बिल्कुल। पहले निकाल लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर सिर्फ प्रेफर्ड पहले क्यों निकालेंगे और अलहदा इसको क्यों लेंगे, अलहदा अलहदा, फॉर एग्जांपल? गुड क्वेश्चन। इशू प्रेफर्ड स्टॉक का ना जब एमिट होता है, जब आप उसको सेल कर रहे होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक, तो उसके साथ एक परसेंटेज हो जाती है, अपने परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा। आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं तो आई, जब बता। हम दोबारा बताएं इकरा, दोबारा प्रेफर्ड बताएं स्टॉक इसको। के साथ इशरत, मैं ये बता रही थी कि जब प्रेफर्ड स्टॉक हम प्रेफर्ड सेल कर रहे होते हैं ना, तो बताते हैं कि हम आपको इतना परसेंट प्रॉफिट देंगे, यानी जो हमारी इनकम आएगी, जो हमारा वो होगा, क्या हाँ कहते हैं, परसेंट, प्रॉफिट उस पे होगा, परसेंट उसमें हम से लोगों का पहले से परसेंटेज होता है। देते हाँ हैं। ओके ओके, हाँ उस पे हम लोग जो है परसेंटेज परसेंट निकालने पहले के से बाद ही जो अमाउंट बच जाती है, डिवाइड, उसको फिर नंबर ऑफ डिसीजन लिया हुआ कॉमन होता है। शेयर्स पे डिवाइड करते हैं। हाँ ओके। अच्छा, आप ये लोग ना तमाम चीजें पहले भी पढ़ चुके होंगे उसमें, दूसरे सब्जेक्ट्स में, आई थिंक सो। अच्छा, जी सर। अब बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दूसरी क्या होती है बच्चे? बैलेंस शीट होती है। जो ये बेसिक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है ना, वो है, सॉरी ये तो मैंने ना, अच्छा मैं आपको ना इससे पहले थोड़ी सी ये दिखाता चलूं, मुझे पता नहीं है ये कैसे वो होती है, मिनिमाइज होती है। चलें,
ये जो है ना मैंने ओपन की हुई है जी, एक स्टेटमेंट थी मेरे पास, मैंने एक स्टूडेंट को कहा था, कभी कभी असाइनमेंट भी देता हूँ ना बच्चों को कि आप मुझे कोई असाइनमेंट भेजें, तो असाइनमेंट मेरी ये थी कि तमाम बच्चों ने ना, हर बच्चे ने एक असाइनमेंट भेजनी थी मुझे, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया ये असाइनमेंट, तो मैंने ओपन किया आपको दिखाने के लिए। देखें जी, ओहो एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा क्लोज करना है। तो ये जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखें पाकिस्तान स्पिरिट ऑफ ग्रोथ, उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, और ये इस कंपनी का नाम मुझे लगता है यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा ना, हाँ ये यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स पाकिस्तान लिमिटेड, 9th फ्लोर, बिल्डिंग अब्बासी शहीद रोड, कराची, ये उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चे। ये देखें, इसमें अपना कंटेंट्स दिए हुए हैं। इशरत आप देखें जो कंटेंट्स मैं अभी बता रहा था, इनकम स्टेटमेंट, इनमें देखें, इनको पढ़ें एक दफा, जी इनको सर। कोई आइडिया है तो मुझे बताएं भी सही कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने कंटेंट्स दिखाए हैं आपको जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, हाँ जी। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है, सा, आप अंदाजा लगाएं। सारे पढ़ूं। इसे पढ़ कंपनी लीजिए। का विजन और मिशन, यानी कंपनी का विजन और मिशन क्या है, सबसे पहले तो वो डिफाइन किया हुआ है इसमें। फिर कोर वैल्यूज उसमें है कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसमें इसकी वैल्यूज क्या है। कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी किस चीज की है, क्या है इसके जो है कंपनी के बारे में तमाम इसकी तमाम मालूमात इसके अंदर की गई हैं। उसके बाद नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग्स कितनी हैं, उसके बारे में, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसके बारे में तमाम बताया गया है। चेयरमैन रिव्यू, चेयरमैन के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर डायरेक्टर रिपोर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे और उसके बारे में तमाम मालूमात दी गई हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो भी कोड्स हैं उनमें किन किन चीज़ों को हमने अपनी कंपनी में यूज़ किया है या यूज़ करेंगे, इन तमाम स्टेटमेंट्स को बताया गया है। नेक्स्ट है रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिव्यू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, तमाम मेंबर्स को जो है हमारी जो कंपनी की है उनको रिपोर्ट पेश करेगा। सर इसको नहीं मुझे कौन समझ आ रही है, बस आप ये है बताएं। कि उन्होंने एक ऐसी रिव्यू रिपोर्ट दी है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है ना, जो हमने लास्ट को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो जो उन्होंने लास्ट को इम्प्लीमेंट करना है उनके मेंबर्स ने, तो उसको एक रिव्यू जी किया गया है। नेक्स्ट है कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो वही कोड्स, मतलब वही कोड्स, हाँ जी। हर फिर एक ऑडिटर रूल पे रिपोर्ट्स बात होगी। हाँ ऑडिटर रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं ना। को टू दी मेंबर, हाँ जी जी सर पढ़ चुके हैं कि वो मेंबर्स के को जो है वो पेश करेंगे, एडिटर्स की जो रिपोर्ट होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस की रिपोर्ट जो है वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी कंपनी की, उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट है वो देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हुआ है या लॉस है, उसके जो अकाउंट्स है वो दिखाए जाएंगे। फिर है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, कि हमारे पास कम्प्रिहेंसिव इनकम यानी हमने रिसीव कितना कि हमारा रेवेन्यू क्या है, उसकी स्टेटमेंट बनेगी। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी में चेंजेस क्यों आई। इक्विटी क्या होती है बताएं। सर इक्विटी एक ओनर की अपनी जो है जितनी भी होती है क्या कह सकते हैं इसको सर, अर्निंग जिस जो होती है जी उसका जी, सर, एक नहीं तो ऑनर्स इनिशियल इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, हाँ ऑनर्स इक्विटी आ गई इनिशियल ना, जो मालिकों ने पैसा डाला, उसमें यानी हाँ जो शेयर वाला, होल्डर्स हाँ का जी पैसा इन भी डाल दिया शेयर जाता है। होल्डर, जी जी। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की जो स्टेटमेंट्स होती है कि उसको बयान किया गया। देन नोट्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ जो हैं पार्ट्स हैं, उनके बारे में नोट्स जो है वो बयान किए गए हैं। देन है पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग के जो है पैटर्न जो है, सर ये क्या होगा शेयर होल्डिंग के पैटर्न, इसको आप बताएं। मतलब ये कोई कुछ भी वो डिफाइन कर सकते हैं ना कि शेयर होल्डर किस, उनके लिए क्या चीजें इन फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के बारे में भी बताएंगे और प्रेजेंट के भी लिए भी कि किस, पैटर्न सर इसमें यानी कि उसके बस फ्यूचर ये, में क्या हाँ होगा। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, दोनों दोनों एस्पेक्ट से देखा जाएगा शेयर होल्डर की मुख्तलिफ मामलात को। अच्छा प्रॉक्सी फॉर्म क्या ओके होता है आपको पता है, ये भी इस सर। किस्म के। चलें जो भी है, हमारा जो मकसद था ना आपको ये स्टेटमेंट दिखाने का, वो ये है कि ये बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई हुई है इस कंपनी की, ठीक है। उन्होंने देखें लफज ब लफज इसमें देखें ग्राफ्स बनाए हुए हैं,
इसमें डाटा दिया हुआ है, ये काफी बड़ा पेज है, इसको मैं कम कर लूं। देख रहे हैं जी, ये हमारे पास ये ऑडिटर रिपोर्ट टू द मेंबर्स आ गई इंफॉर्मेशन। ये हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, हम इसको मजीद पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, ये नोट्स की बात जो आती है ना, नोट्स टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स बहुत अहम होते हैं। ये देखिए कैश फ्लोज को दिखाया हुआ है, पिछले साल के कैश फ्लो को भी और इस साल के भी। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट फॉर्म्स, मेथडोलॉजी के क्या हमारा प्रोसीजर चल रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का, ये तमाम डाटा, दैट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, हम अपने लेक्चर पे आते हैं दोबारा से कि वो हमें अब क्या बताना चाह रहा है। ये आपको ना इसके बाद में मीटिंग कनेक्ट करूंगा, आपने जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अच्छा, अब जो है ना मेरे साथ हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया भी तो आपसे भी तो लेना चाहता हूँ ना, आपका भी तो हक बनता है आपसे पूछना। दैट्स माय राइट एंड इट्स योर ड्यूटी, यू आर हियर और नॉट। महानूर खान, महानूर खान कैसी हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। महानूर ये बताएं, आपने पहले क्या किया था? बीए किया हुआ है, क्या किया हुआ है? जी सर, बीए किया हुआ है। अब क्या एमबीए कर रही हैं एग्जेक्टिव में? नहीं सर, बीबीए 2 इयर्स। अच्छा, कोई बैलेंस शीट का इल्म है आपको, क्या होती है? थोड़ा बहुत तो बता दें, मैंने भी तो बताई होगी बैलेंस शीट क्या होती है क्लास में। हाँ जी सर, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। चलें, अब मैं, ये आपका क्विज भी है, मैं आपके नंबर भी लगा रहा हूँ साथ साथ, आपके क्या? आइडियाज। क्विज है ना ये आपका? सर यूं ना करें, अभी तो सारे नींद में बैठे नहीं, हैं। मैं आपके ना क्विज भी लेना है मैंने, और वो जो है ना सरप्राइज होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा एक्टिव होके बैठा सर वो करें। ले मैंने लेना। आपको बताया है, ये चैप्टर जो है ना, इसको आपने गौर से पढ़ना है। ये बात सुन लो तमाम लोग, ठीक है? इस पे अगले जी सर। अगले आधे घंटे में क्विज होगा, अगले चैप्टर में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। और जो क्विज होगा ना वो इस चैप्टर में से होगा फिलहाल, ठीक है? और उस पे मैं मार्किंग करूंगा, और मैं क्विज जो लूंगा ना वो फेस टू फेस मीटिंग। आप ये नहीं कि आप नोट्स देख के पढ़ रहे हैं, नहीं, आपकी वीडियो भी ऑन होगी उसमें। नेक्स्ट लेक्चर में जी इस चैप्टर का क्विज है, ये आप तमाम लोग ठीक है ना? मैं आपकी मार्किंग करूंगा, उसके 10 में से कितने नंबर लेने हैं ये आपने डिसाइड करना है। सर जो आप अभी पढ़ा रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर में हाँ से नेक्स्ट हाँ लेक्चर यानी नेक्स्ट हाँ संडे? हाँ, नेक्स्ट 15 मिनट में क्विज लूंगा। अच्छा, आगे नहीं बात सर, कह रहे आती है। दोबारा 15 मीटिंग minutes। ज्वाइन करेंगे तो। नहीं नहीं, दोबारा मीटिंग नहीं, अगले हफ्ते की बात की है मैंने, इस ओके सर, चैप्टर में से। ओके हाँ, ठीक है। ये सालिक जो है ठीक ना, है। सालिक हाफिज साहब, हाफिज क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर, हाफिज ऑफिस में ही हूँ। बताओ यार आप। हाँ, बैलेंस शीट क्या होती है सबको बताएं। सर इसमें एसेट्स वगैरह की सारी डिटेल होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी। एक तरफ एसेट्स वगैरह की सारी डिटेल होती है, दूसरी तरफ लायबिलिटी होती है, ऑनर इक्विटी की, मतलब ऑनर की क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज है, उसमें यानी क्या क्या ऑनर की चीजें वो शामिल होती हैं, हम्म, और दोनों को बैलेंस किया जाता है, लेफ्ट जी और राइट जी को। जी सालिक, थैंक यू वेरी मच। आप म्यूट हो जाएं और मेरे लेक्चर को सुने। अब जी इन्होंने सालिक हाफिज साहब जो हम तिलावत करते थे हमारे पास माशाल्लाह से कभी कभी, तो ये देखें जी, अब माय 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 जीनियस स्टूडेंट्स, जीनियस तो है ना आप लोग नकद लगाने में? तो एक दो वो बच्चे क्या थे, होता है सर? एक दो बच्चे थे, उनके मैंने नोट्स पकड़ लिए थे क्लास में। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा इतनी बड़ी क्लास में आके भी नोट्स लेके नकल लगा रहे हैं। अच्छा छोड़ें जी। अब जी जहन में रखें ये बात, अभी कॉल तो अभी 6 मिनट पड़े हैं कॉल एंडिंग में, इसके बाद भी हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी हम देख रहे थे बैलेंस शीट क्या होती है। अभी जैसे हाफिज साहब ने बताया कि एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी मतलब मालिक का सरमाया। ये जी हमारे पास असासे हैं, ये एक साइड हो गई, ये क्योंकि हमारे पास पेज छोटा होता है ना, तो ये दूसरी साइड हो गई नीचे वाले पेज पे। ये देखें, ये लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और वो हो गया हमारे पास एसेट्स। अब मैंने आपको बताया था जो बैलेंस शीट होती है, जो एसेट्स की साइड है, मतलब असासे हैं,
अब जो असासे हमने परचेज किए उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? उसके सोर्सेज बचे, या तो लायबिलिटीज हो सकती हैं, हमने कुछ पैसा बैंक से लोन लिया होगा, किसी से उधार पे माल उठाया होगा, जो असासों की इतनी बड़ी लिस्ट हमने ऊपर बनाई हुई है। दूसरे नंबर पे क्या है कि स्टॉक होल्डर का पैसा होगा या मालिक का पैसा होगा। तो ये देखें, हमेशा याद रखिएगा जो टोटल एसेट्स होते हैं यहाँ पे 2 सालों के एसेट्स उन्होंने दिए हुए हैं एक कंपनी के। ये जो एक बुक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस, लॉरेंस जे गिटमैन की, ये उस बुक में से मैंने डाटा उठाया है और उसमें ये दिया हुआ है कि देखें टोटल एसेट्स एंड पे कितने हैं हमारे पास, ये मुझे बताएगा। हम चेक भी करते चलें कि ये ऑनलाइन भी है मौजूद कि नहीं। नादरा स्टार, आप ऑनलाइन है? नहीं है जी, देखिए। जी सर, ऑनलाइन हूँ। अच्छा नादरा, आप बताएं मुझे ये बात कि ये नीचे देखें कि टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स का खाना हो गया ना, ये ऊपर वाला। हाँ, ये कितने टोटल एसेट्स की मिकदार है हमारे पास 2009 में? पूछा ही है कितने एसेट्स हैं, कोई सवाल तो नहीं किया। दिखाई दे रहा है पेज आपको नादरा? सर मैं बताऊं? नहीं, जी नादरा सर, दिखाई नादरा दे रहा बताएगी, वो सो तो नहीं रही ना, उठ गई है। नादरा है। बताएं। नहीं सर, जाग रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, टोटल एसेट्स कितने हैं बताएं नादरा। इसमें है 5,597 $। नहीं, वो डॉलर का साइन है, ये आपको पढ़ा भी नहीं जा रहा इतना। आप 5 क्लास की स्टूडेंट तो नहीं है ना, दोबारा गौर से पढ़ें, सही मानों में बताएं। ये नीचे वाला फिगर क्या है, नीचे वाला जहाँ कर्सर है? चले सर, ना। ये लास्ट में। हाँ ना, लास्ट में बताएं, मैं आपकी एब्सेंट लगा रहा हूँ नहीं तो। सर 597। तो उससे एंड पहले, ये उससे पहले देखें, इशरत आप बताएं कितना। सर $3,000। $3,597। हाँ, तो इसका ये मतलब सर हुआ कि मैंने भी यही इसका बताया इसका था। मतलब है नादरा को ऐनक लगवानी चाहिए, ऐसे है ना। अब सर मैंने यही बताया शायद था। इस वजह अच्छा से अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही बात है। और पता चला कि असासे हमारे पास 2009 के जो डेट हमने मुख्तस की वो थे 3,597। अब यहाँ पे देखें लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी साइड, जो बैलेंस शीट की दूसरी साइड है, उसके लास्ट पे क्या फिगर है? इज दिस चेंज और द सेम? सेम सर। सेम। तो हमें पता चला कि बैलेंस शीट में क्या होता है बच्चे, बैलेंस शीट में जितने असासे की साइड है उतनी लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की सेम होनी चाहिए। वजह क्या है, वजह क्या है? दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट बच्चे, रीजन ये है कि इस साइड पे जो डाटा दिया हुआ है वो सोर्सेज ऑफ कैपिटल के बारे में बताया है कि जो असासे यानी एसेट्स, हमारा टोटल ओवरऑल कैपिटल का नाम मैं दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। जो एसेट साइड है दैट इज अ टोटल कैपिटल 3,597, एंड जो दूसरी साइड एसेट बैलेंस शीट की है वो हमें ये डिफाइन कर रही है कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जो हमने सरमाया डाला हुआ है अपने पूरे असासे खरीदे हुए हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। यहाँ पे देखें बच्चे, अकाउंट पेएबल ये भी एक सोर्स है, हमने उधार पे माल उठाया हुआ है। नोट पेएबल भी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अक्रूवल्स भी लायबिलिटी होती है एक, मतलब जो पेएबल हो। अब कुछ ये तो है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज फॉर द लेस देन 1 year वी आर सपोज टू पे बैक। ये हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई। अब हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म डेट होंगे, हम किसी बैंक के पास गए, हम किसी कंपनी के पास गए, हमने एसेट्स को लीज पे ले लिया या हमने बैंक से लोन ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो current liabilities plus long term liabilities are equal to the $1,643 2009 में। तो पता चला कि टोटल लायबिलिटीज हमारे पास इतनी हो गई। अब ये वो सोर्स ऑफ कैपिटल है जो हमने उधार पे पैसा उठा के माल डाला हुआ है। अब नंबर नेक्स्ट पे क्या आता है बच्चे कि हमारे पास
शेयर होल्डर्स की इक्विटी आ जाती है कि आया हमने स्टॉक होल्डर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, देखें जी उसमें प्रेफर्ड स्टॉक भी दिया हुआ है, उसमें कॉमन स्टॉक भी दिया हुआ है, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस भी दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग मैंने जो अभी बात बताई जो पैसा कुछ री इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये हमारे पास टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हमें पता चल गया कि कुल सोर्सेज ऑफ कैपिटल कितने हैं। अच्छा ये देखें हमारे बैलेंस शीट बनाने का हमें फ़ायदा ये हुआ, अभी कॉल कट हो जाएगी मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें बैलेंस शीट बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखें तो पता चला कि 2019 का डाटा 2009 का और 2008 का डाटा था, तो हम 2 सालों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक साल में एसेट्स इसके 2009 में इतने बढ़ गए हैं, इससे पहले कम थे, बट इसके अगेंस्ट हम सोर्सेज को भी देखेंगे, आया ये एसेट्स जो बड़े हैं